नमस्कार एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर। आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम आरटीपी सोल्व करने वाले हैं मे 25 अटेम्प्ट फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। ठीक है, जीएसटी के आरटीपी भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इतना ही नहीं, एमटीपी भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाने वाली हैं। कंप्लीट एमटीपीज आपको मिल जाएंगी। तो आपका जो भी अटेम्प्ट है मई सितंबर या ऑनवर्ड, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप मान लीजिए आपने एम टी पी आर टी पी सॉल्व की, उसके बाद में आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप इन वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। प्रॉमिस करो मेरे से एक चीज़, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज़रूर इन वीडियोस को लाइक करेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जितने बच्चे इन वीडियोस को लाइक करेंगे उतने बच्चों ने ये वीडियोस एक्चुअल में रेफ़र की है। प्रॉमिस करते हो ना सब लोग? जितने भी लोग देख रहे हो सब प्रॉमिस कर रहे हो? एंड कमेंट करके बताना कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि मुझे ये समझ आए कि मुझे अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो वो पता चले। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो वो पता चले। ठीक है बेटा, चलिए जी, प्रॉमिस है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे नए हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा टारगेट है कि सितंबर 25 एग्ज़ाम से पहले 20K मैं ये चैनल पे करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 इनकम टैक्स लो। सर यहाँ पे हम मई 25 की आरटीपी कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राज, एजेड 38 ईयर्स, एन इंडियन सिटीजन, इज कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन कनाडा। कोई तो इंडियन सिटीजन है जो कनाडा में बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ही फ्रिक्वेंटली विजिट्स इंडिया फॉर बिजनेस पर्पज ऑन रेगुलर बेसिस। सर ये इंडिया में विजिट करता रहता है। ही वॉज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 21-22। ओ सर 21-22 में पहली बार इंडिया में आया वो 190 डेज़ के लिए। इन द ईयर 2022-23 में 145 डेज़ के लिए, और 23-24 में 155 डेज़ के लिए। ठीक है बेटा। Afterwards, he decided to close his business in Canada and shifts permanently in India. यानी कि आपका जो ईयर है 24-25, इसमें ये डिसाइड कर रहा है कि मैं कनाडा छोड़ देता हूँ और परमानेंटली इंडिया में आके सेटल हो जाता हूँ। सो ही केम टू इंडिया ऑन 1st November 2024 एंड स्टार्टेड अ बिजनेस इन मुंबई। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं है। बच्चे का डाउट आया सर क्यों कवर नहीं है स्पेशल कैटेगरी में? अगर कोई बाहर एम्प्लॉयड है, इंडिया में विजिट करने आता है, तो केवल 182 डेज हो वो देखेंगे? आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज उसने बाहर का बिजनेस परमानेंटली क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो परमानेंटली अब इंडिया में रहेगा। अब क्योंकि वो बाहर का बिजनेस क्लोज करके आया है, इसलिए वो यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं होगा। यानी कि उसको दोनों कंडीशन देखेंगे, 182 डेज और 60 डेज। ठीक है। His profit from business in Canada till 31 October is 15 lakh and from Indian business is 5 lakh. ठीक है बेटा। He does not own any house property in Mumbai and is staying in a rented accommodation from 1st November on a monthly rent of 20,000. ठीक है। He made a donation of rupees 50,000 in PM care fund, यानी कैटेगरी ए। कैटेगरी ए के फंड में इन्होंने PM केयर फंड में 50,000 का डोनेशन किया है। एंड डोनेशन ऑफ 20,000 इन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, यानी कि कैटेगरी बी। कैटेगरी बी के फंड में चेक से ही किया है, दोनों में तो अलाउड है। सर ये तो आपका 100% अलाउड है और ये आपका 50% अलाउड है। ठीक है, विदाउट एनी अपर लिमिट। ही हैड परचेज्ड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड इन August 2020 फॉर ₹150 ईच। ठीक है, अगस्त 2020 में कोई तो इन्होंने परचेज किया है डिबेंचर 9%। द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिबेंचर इज ₹100। ठीक है। ही सोल्ड 2,500 डिबेंचर इन अप्रैल। अप्रैल में इन्होंने डिबेंचर बेच दिए हैं बेटा 2024 में फॉर 175 ईच। रिमेनिंग 7,500 डिबेंचर इन अगस्त, यानी कि 10,000 में से 2,500 रुपये तो बेच दिए, एक 2,500 डिबेंचर तो बेच दिए 175 में, एंड बचे हुए 7,500 बेच दिए 155 में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू ऑन 30th जून एंड 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर। यानी कि जितने भी डिबेंचर उसके पास 30 जून को थे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और बेचने के बाद 31 दिसंबर अगर थे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आपको CII दे रखे हैं। ये कैश अकाउंटिंग फॉलो करते हैं एंड वॉन्ट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, यानी कि बेटा ऑल टैक्स रिजीम में आपको आंसर बताने हैं।
व्हाट इज़ द रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो फटाफट से इनका करंट ईयर का नंबर ऑफ डेज निकालो। चलो चलो मेरे साथ निकालो, वेट मत करो, वेट मत कीजिए, मेरे साथ में कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। स्टे इन इंडिया के नंबर ऑफ डेज कितने होंगे बेटा करंट ईयर में? यहाँ पे 1 नवंबर को आ गया तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 28 दिन एंड मार्च 151 डेज। एंड पिछले सालों में कितने हैं बेटा? पिछले 4 सालों में मिला के कितने हैं? 190 प्लस 145 प्लस 155 प्लस 0, ये आ गए बेटा 490। तो अब यहाँ पे बेटा ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रेजिडेंट होगा। लेकिन रेजिडेंट में कौन सा रेजिडेंट, ROR की NOR? उसके लिए अपने को पिछले 7 सालों का स्टेटस देखना है। तो पिछले 7 सालों में भी बेटा 490 डेज है, इसका मतलब इसका मतलब NOR क्या होगा बेटा? ये NOR होगा। ठीक है, देख लेते हैं बेटा आंसर, ये होगा बेटा NOR, आंसर होगा A। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राज ऑन सेल ऑफ डिवेंचर। सर डिवेंचर के ऊपर इंडेक्सेशन नहीं मिलता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर इंडेक्सेशन नहीं मिलता है डिवेंचर के ऊपर तो आपको केवल आंसर निकालना है फटाफट से। डिवेंचर के ऊपर इंडेक्सेशन नहीं मिलता है तो यहाँ पे आंसर होगा बेटा 2500 डिवेंचर इंटू 250, कहाँ पे था, ये रहा 175 में बेचे थे ना, 175 माइनस 150 में खरीदे थे, प्लस 7500 इंटू 155 में बेचे हैं, 150 में खरीदे थे। तो आंसर कितना होगा ये देख लीजिए, ये आपका आ गया M प्लस 1 लाख, 1 लाख इज़ दी आंसर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 1 लाख इज़ दी आंसर। ठीक है, दोनों ही लॉन्ग टर्म होंगे क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो आपका 36 मंथ से ज़्यादा है। करेक्ट है, करेक्ट। ठीक है, चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राज फॉर द असेसमेंट ईयर। ग्रोस टोटल इनकम पूछ रहा है बेटा ये। तो कैपिटल गेन की इनकम तो आ गई थी 1 लाख, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख। ठीक है, इसके अलावा इंटरेस्ट तो देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है और 31 दिसंबर को मिलता है। तो यहाँ पे बेटा अप्रैल में बेचे उनका तो मिलेगा नहीं, लेकिन जो अगस्त में बेचे उनका इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगस्त वाले डिबेंचर हैं बेटा 7500 इंटू फेस वैल्यू, देखना फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कहाँ लिखी हुई है बेटा, ये रही, इंटू 100। ठीक है, 100 रुपये का फेस वैल्यू है, तो ये हो गया 7.5 लाख इंटू 9%। एंड क्योंकि ये 31 दिसंबर को मिल रहा है तो हाफ ईयर का मिलेगा, सॉरी 30 जून को मिल रहा है तो हाफ ईयर का मिलेगा, तो डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जो आ गया वो आ गया बेटा 33,750। आई रिपीट, इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने, जो डिवेंचर 2500 अप्रैल में बेच दिए उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो जो डिवेंचर 7500 बचे हुए थे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि इनकी फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 9% पर एनम होता है, इसलिए क्योंकि ये 30 जून को मिल रहा है तो बेटा यहाँ पे क्या कर देंगे, अच्छा एक सेकेंड, 30 जून और 31 दिसंबर 2 बार ड्यू होता है। हाँ, तो 2 बार ड्यू होता है साल में, तो हाफ ईयर का मिला होगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सॉरी अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने का मिलेगा, इसलिए आंसर होगा 33,750। एक बच्चे का डाउट आया कि सर इस जो इंटरेस्ट है ना इसमें जनवरी फरवरी मार्च का भी है तो वो तो पिछले साल में टैक्स होना चाहिए। आंसर इज नो, अक्रूअल बेसिस नहीं कैश बेसिस पे टैक्स होगा, ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए बेटा सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने का इसी बार टैक्स होगा। फिर एक बच्चे का डाउट आया कि सर अगस्त में बेच दिए तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए इंटरेस्ट हमने कंसिडर नहीं किया। चलिए जी, ये भी हो गया। और बताओ, और बताओ, है ना, इसके अलावा और क्या इनकम है भाई इसकी, और क्या इनकम है, ये रही सर। अब क्योंकि ये NOR हो गया है करंट ईयर में, NOR की कौन कौन सी इनकम टैक्स होती है बेटा, एक तो इंडिया वाली इनकम टैक्स होती है ना, और बाहर वाली टैक्स नहीं होती है। तो सर ये आ गया आपका 5 लाख। ठीक है बेटा, इसके अलावा, ठीक है, तो 5 लाख ये आ गया, प्लस 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 33,750 ये आ गया,
प्लस 1 लाख का कैपिटल गेन आ गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 1 लाख का कैपिटल गेन आ गया। ये तो हो गई ग्रोस टोटल इनकम। क्या पूछी थी? ग्रोस टोटल इनकम ही पूछी थी। कैलकुलेट कर दो, 6,33,750, यही आ रहा है क्या? मेरे अकॉर्डिंग बी होगा ग्रोस टोटल इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 में है डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से। डिडक्शन पूछे हैं बेटा। तो सबसे पहले तो देखो, कैलकुलेटर पे लिखो 50,000 तो आपको मिलेगा कैटेगरी ए का डिडक्शन, 10,000 रुपये आपको मिलेगा कैटेगरी बी का डिडक्शन जो डोनेशन है, ठीक है बेटा। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह है नहीं, तो उसका कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं, ठीक है बेटा। इसके ऊपर भी कोई डिडक्शन नहीं है, इनके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर भी कोई नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे बेटा मंथली रेंट दिया हुआ है 20,000 रुपये का, और बोला हुआ है कि मुंबई में उसका कोई घर नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि यहाँ पे 80GG भी कैलकुलेट करना चाहिए। 80GG क्या होता है बेटा? 5,000 रुपीज़ पर मंथ, और अपनी जो क्या बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम होती है आफ्टर अदर डिडक्शन, उसका एक्सीडिंग 10%, राइट। ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है ना 80GG में। 80GG का फॉर्मूला एक बार कंफर्म कर लो। 5,000 रुपीज़ पर मंथ और एक्चुअल रेंट पेड, और रेंट पेड ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। तो सबसे पहले बेटा एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकाल लेते हैं। तो इनकम तो आ गई थी, टोटल इनकम तो आ गई थी ये, इसमें से माइनस करेंगे 60,000, 60,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगी आपकी एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम माइनस 60,000। तो ये आ गई आपकी एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम। इसका करेंगे हम 10%, तो ये आ गया बेटा 57,375। रेंट कितना पे किया है? 20,000 रुपये पर मंथ। कब से कब तक? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का। तो 20,000 इंटू 5, ये आ गया 1 लाख। 1 लाख माइनस 57,375, ठीक है। या फिर 5,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 20,000, 5 महीने है ना, तो 25,000, सॉरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 25,000, या फिर एक्चुअल 1 लाख है। ऐसा ही कुछ होता है ना फॉर्मूला, एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना। एक्चुअल नहीं होता, शायद 40% समथिंग लाइक दैट होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग 25,000 ही मिनिमम है, तो यहाँ पे 25,000 और आ जाएगा, 25,000 और आ जाएगा 5 महीने के हिसाब से। तो ये हो गया बेटा अपना टोटल 85,000। मैच कर रहा है क्या? 85,000। देखते हैं, चलो व्हाट वुड बी द टैक्स लाइबिलिटी। अभी तक का मैच कर लेते हैं ताकि कोई गलती हो तो पता चल जाए। अभी तक का क्या है आंसर? ए बी बी, ए बी बी। देखते हैं अपने आंसर सही है क्या, फिर आगे चलेंगे, ठीक है बेटा। ADBB, चलो अच्छा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की गलती हो गई, बाकी सब सही है, ठीक है। 1 सेकंड रुकना बच्चा, कैपिटल गेन में एक गलती हो गई है हमसे, पीरियड ऑफ होल्डिंग गलत कैलकुलेट कर लिया लगता है। चलो, अगस्त 22 में खरीदे थे और अप्रैल 24 में बेच दिए, तो कितने महीने हो गए बेटा? 36 महीने काउंट करते हैं, तो 21, 22, 23, 36 महीने से तो ज़्यादा हो गए हैं। अरे एक अमेंडमेंट आया था। क्या अमेंडमेंट आया था बेटा? कि अगर आपने 23 जुलाई के बाद डिबेंचर बेचे हैं तो वो हमेशा शॉर्ट टर्म होंगे, चाहे फिर उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कुछ भी हो। तो सर यहाँ पे जो ये अपन ने निकाला था 7,500 इंटू 5 रुपये, 37,500 जो है वो शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि वो 23 जुलाई के बाद बेचा है। वाव वाव, गजब, क्या मस्त क्वेश्चन था सर, मज़ा ही आ गया। सर एक अमेंडमेंट आया था, मेरे बुक में कहाँ कवर है मैं बता देता हूँ आपको। सर आप खोलेंगे, अगर कोई मेरी बुक रेफर कर रहा है आप ओपन करेंगे पेज नंबर 5.2, पेज नंबर 5.2 में आप एक टेबल है टीपी नंबर 3, टीपी नंबर 3 के टेबल के नीचे दिया हुआ है अनलिस्टेड बॉन्ड और डिबेंचर इफ ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23rd of July, then it will always be short term irrespective of period of holding, therefore it will be short term। बाकी अपना आंसर बिल्कुल सही है, बाकी सारे अपने आंसर बिल्कुल सही है। बहुत ही प्यारी केस स्टडी मुझे लगी है ये, मैं तो इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। बिल्कुल ट्रिकी भी है, अच्छी भी है, और आपका 80GG का जो फॉर्मूला इसने चेक किया है भाई, 80GG अगर कोई भूल गया तो उसकी केस स्टडी गई, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी केस स्टडी है बेटा, आई होप आपको
अच्छी लगी होगी और आपको समझ आई होगी, वो इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आई होगी ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है बेटा, चलिए जी। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन था बेटा कि कैलकुलेट दी टैक्स लाइबिलिटी। अब बेटा ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। मैं पहले इनकम लिख लेता हूँ सारी। सबसे पहली इनकम बेटा मैं लिख लेता हूँ बिजनेस इनकम, पीजीबीपी। पीजीबीपी इनकम थी बेटा 5 लाख। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम थी 37,500 आई गेस, 37,500 नहीं नहीं सॉरी, इंटरेस्ट इनकम कितनी थी बेटा, मैंने इरेज कर दी। इंटरेस्ट इनकम 9% के अकॉर्डिंग निकालो वापस से। 7,500 डिवेंचर, 100 रुपये का डिवेंचर, 9% डिवाइडेड बाई 2, 33,750। 33,750, 33,750। ठीक है बेटा। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल वाला 37,500। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, कितना है बेटा 112 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 62,500। 62,500 ये है बेटा। ठीक है जी। एंड इसके अलावा बेटा डिडक्शन भी थी। ठीक है, तो डिडक्शन को मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल इनकम से माइनस कर देता हूँ। इन तीनों का टोटल कर लेता हूँ पहले। इसके अलावा तो कोई इनकम तो नहीं है ना बेटा, देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ग्रोस टोटल इनकम कितनी आई थी अपनी, 5 लाख प्लस 33,750। अच्छा हाँ, प्लस 37,500 प्लस 62,500। ग्रोस टोटल इनकम अपनी आई थी यही बी आई थी ना, हाँ ठीक है, मैच हो रहा है। इसके अलावा बेटा डिडक्शन कितने थे अपने, डिडक्शन कितने थे, 85,000 के डिडक्शन थे। तो 85,000 में इसमें से माइनस कर देता हूँ नॉर्मल इनकम में से। तो नॉर्मल इनकम हो गई 5 लाख प्लस 33,750 प्लस 37,500 माइनस 85,000 के डिडक्शन। तो नॉर्मल इनकम हो गई 4,86,250 और ये हो गई स्पेशल इनकम। अब इस पर टैक्स रेट लगाना है और आंसर आ जाएगा। सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले का है तो इस पर टैक्स रेट कितनी लगेगी, सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले वाला है तो इस पर टैक्स रेट लगेगी बेटा 20%। ठीक है, बाद वाला होता तो 12.5%। ठीक है बेटा, चलिए जी, तो आंसर निकाल दीजिए। इस पे तो स्लैब रेट लगा दो। सर नॉर्मल सिटीजन है ना ये नॉर्मल है ना, रेजिडेंट तो है बट नॉर्मल, करेक्ट नॉर्मल है। तो 2.5 लाख वाली स्लैब लगा दो ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो सर 2.5 लाख वाली स्लैब लगा दो, तो ये आ गया माइनस दिस इंटू 5%। तो सर ये आ गया 11,813 और इसके ऊपर आ गया 62,500 इंटू 20%, 12,500 प्लस 11,813। रीबेट भी मिलेगा, रीबेट मिलेगा बेटा। कितना होता है रीबेट, जो अपना नॉर्मल होता है 12,500 का रीबेट होता है ना। तो ये आ गया रीबेट। अच्छा रीबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एनओआर है ना, तो रीबेट तो मिलना चाहिए, प्लस 4%। रीबेट कितना है ओल्ड टैक्स रिजीम में, 12,500 ही है ना रीबेट। हम्म सर रेजिडेंट को मिलता है, इंडिविजुअल को मिलता है। हाँ तो रीबेट तो मिलेगा, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, पीजीबीपी सही ले रहा हूँ मैं 5 लाख का, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। टैक्स रेट गलत ले लिया क्या मैंने, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। 4,86,250 माइनस 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता इंटू 5% प्लस ये आपका अनलिस्टेड है तो इस पे लगेगा 20%। तो ये आ गया बेटा इंटू 20%, 12,500 प्लस 11 दिस माइनस आपका रीबेट मिलेगा 87A का। अब इन्होंने स्पेशल इनकम से भी रीबेट तो दी होगी, अगर रीबेट मैं नहीं लेता हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है बेटा ये मैच हो रहा है। बट रीबेट तो मिलेगी क्योंकि ये रेजिडेंट है। एक सेकंड मैच कर लेते हैं बेटा, आंसर आ रहा है ए, मैच हो रहा है अपना, बट रीबेट क्यों नहीं दी इन्होंने। अच्छा ओ माय बैड माय बैड माय बैड, सर टोटल इनकम तो ज़्यादा ही है, अरे रे रे ये तो केवल नॉर्मल इनकम थी, टोटल इनकम तो 5 लाख से ज़्यादा ही है, मेरा कहाँ दिमाग जा रहा है बच्चा। प्लस 62,500, तो सर टोटल इनकम तो मेरी 5 लाख से ज़्यादा ही है, तो क्योंकि टोटल इनकम ज़्यादा है तो रीबेट तो मिलेगी नहीं, तो मेरा आंसर आ रहा है 25,290। इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस 4% करेंगे। ठीक है बेटा,
केस स्टडी नंबर 1 हो गई। अब चलते हैं बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। मेरा साथ दीजिएगा सब बच्चे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दिमाग को बिल्कुल ओपन रख के चलना है, ठीक है बेटा। चलिए जी। मिस्टर कुणाल, एजेड 27 ईयर्स, इज एन एम्प्लॉई इन प्राइवेट कंपनी पोस्टेड इन दिल्ली। सर कुणाल है, एजेड दे रखी है और आपकी बोल रखा है कि भैया कंपनी में पोस्टेड है। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 February 2023, यानी पिछले साल की फरवरी में, ठीक है। ऑन द स्केल ऑफ 60,000-1000-70,000। इसका मतलब होता है बेटा कि आपकी पर एनम 1,000 रुपये बढ़ेगी, एक साल में एक बार बढ़ेगी और वो 12 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। तो सर यहाँ पे सबसे पहले बेसिक सैलरी निकालते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे मेरा साथ देंगे और बेसिक पे निकालेंगे। तो बेसिक पे में बेटा ध्यान रखना, फरवरी और मार्च की सैलरी होगी बेटा 60-60, उसके बाद में 10 महीने की होगी 60। तो सर 60,000 इंटू 10 प्लस बेटा उसके बाद में फरवरी में बढ़ गई होगी अगले साल, मतलब 1 फरवरी 2024 में सैलरी बढ़ गई होगी। कितनी हो गई होगी? 70,000 हो गई, सॉरी 61 हो गई होगी। तो 61,000 इंटू 2, ये आपका आ गया बेसिक पे। बात समझ आई? निकालो फटाफट। $60,000 इंटू 10 प्लस 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 प्लस, तो ये आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया 7,22,000। यही आ रहा है ना? यस, 7,22,000 तो हो गई बेसिक पे, ये अपना क्लियर हो गया। इसके बाद है डीएनएस अलाउंस 25% ऑफ बेसिक सैलरी। सर आपका अब निकालते हैं डीए। डीए कितना है बेटा? 25% इंटू बेसिक सैलरी कितनी है? 722, ठीक है। तो ये आ गया आपका डीए इंटू 25%, तो ये आपका आ गया बेटा डीएनएस अलाउंस, ठीक है। इसके बाद में इसका 60% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे। बोनस इक्वल टू 1 मंथ सैलरी पेड इन नवंबर 2024 ऑन बेसिक सैलरी एप्लीकेबल फॉर दैट मंथ। नवंबर महीने की सैलरी पे आपको बोनस मिला है, तो सर नवंबर मंथ की सैलरी का बोनस मिला है, यानी कि 60,000 रुपये आपका बोनस भी है, क्योंकि नवंबर मंथ की सैलरी आपकी 60,000 थी। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। लीव एनकेसमेंट आपको मिला है, लीव एनकेसमेंट आपको मिला है। अगर बेटा लीव एनकेसमेंट जो है वो रिटायरमेंट के टाइम पे होता तो एग्जम्पशन भी मिलती, लेकिन ये रिटायरमेंट के टाइम पे नहीं है, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। आपको याद होगा बेटा, अगर आप लीव एनकेस करवाते हो ड्यूरिंग द सर्विस तो कोई एग्जम्पशन नहीं है। अगर रिटायरमेंट या फिर नौकरी छोड़ने के टाइम पे लीव एनकेसमेंट करवाते हो तो एग्जम्पशन है। तो यहाँ पे लीव एनकेसमेंट पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। इसके बाद है ही ऑल्सो रिसीव्ड अ मोटर कार ऑन 1 12 2024। 1/12/2024 को उसको मोटर कार मिली है, क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीडिंग है, यानी बड़ी कार है, अलोंग विद द सोफर यानी ड्राइवर के साथ में, फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। अगर दोनों पर्पस के लिए मिली है बेटा तो मजे ही मजे क्यों? क्योंकि कम से कम टैक्सेबिलिटी होती है। द मोटर कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर। तो सर जो मोटर व्हीकल का परक्यूजिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा? मोटर व्हीकल का परक्यूजिट होगा बेटा 2,400 रुपये पर मंथ गाड़ी के लिए, 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के लिए, मल्टीप्लाई बाई दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने। सर एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 2,400 ही है मुझे जहाँ तक याद है, फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आप बच्चों को तो याद ही होगा। सर यस सर, हमें सब कुछ याद रहता है ना सर। यहाँ पे जो परक्यूजिट है मोटर कार के केस में, अगर आपका बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़ दोनों यूज़ में हो तो उस केस में यस ये रहा, यस अगर एक्सीड कर रहा है बेटा तो 2,400 रुपये पर मंथ अगर एक्सपेंसेस मालिक बियर कर रहा है। परफेक्ट है बेटा। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया? 2,400 प्लस 900 रुपये ड्राइवर के इंटू 4, तो ये आंसर आ गया बेटा मेरे 13,200 रुपये, ठीक है बेटा। चलिए जी, ये भी हो गया। हिज एम्प्लॉयर ग्रांटेड हिम अ लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 जून। 1 जून को लोन भी है, विच इज़ रीपेबल इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। यानी कि 1 जून को लोन दिया और उसका जो रीपेमेंट है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, और वो भी कितने
इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर, मतलब 2 साल में क्वार्टरली, तो मतलब 8 इंस्टॉलमेंट, 8 इंस्टॉलमेंट में पे होगा। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, सब बच्चे निकालेंगे। अगर 2 लाख का लोन है, 8 इंस्टॉलमेंट में पे होगा, तो डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट हो गई। यानी कि 1 अक्टूबर को 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे की होगी। ठीक है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लेंडिंग रेट इज 9.5% पर एनम एंड द एम्प्लॉयर रिकवर्स 5.5% पर एनम। ऑल्दो रेट तो 9.5% है, लेकिन मालिक ने बोला मेरे को 5.5% ही चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो परक्यूजिट होगा वो कितना होगा बेटा, 4% के बराबर। 4 ही होता है ना, हाँ, दोनों का डिफरेंस 4 ही आता है। 4% के बराबर परक्यूजिट होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे, देखना बेटा। सबसे पहले 2 लाख का लोन था, 1 जून को लिया गया, कितने महीने के लिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने के लिए। तो 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा एट द रेट ऑफ 4%। फिर प्लस करेंगे सर, इसके बाद में 25,000 की रीपेमेंट हो गई, तो बचा कितना, 1,75,000। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो यानी कि 4 महीने तक आपका ये बचा। तो क्या आ गया बेटा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अब आ गया फरवरी। तो सर एक और इंस्टॉलमेंट पे कर दी 1 फरवरी को, तो अब कितना बचा बेटा, फरवरी और मार्च 2 महीने बचे, 4%। ये आपका आ गया बेटा परक्यूजिट। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 एम प्लस 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4% एम प्लस 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 4% एम प्लस एम आर सी। आंसर आ रहा है बेटा 6,000। 6,000 का आपका परक्यूजिट हो गया, 6,000 का परक्यूजिट हो गया। इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट लोन, इसका परक्यूजिट हो गया बेटा 6,000। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये भी हो गया बेटा। आगे चलते हैं। हिज एम्प्लॉयर गेव हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओहो, क्या क्या लेगा ये, रेंट फ्री अकोमोडेशन विच इज़ फुल्ली फर्निश्ड इन दिल्ली। सर दिल्ली में लिया है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि ये 40 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी माना जाएगा। दिस हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अच्छा, मालिक का खुद का ही है। ठीक है सर, 1/4/2023 को लिया था, ये बहुत प्यारा आंसर होने वाला है, पक्का पक्का। सर यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में भी हमारे पास था, और हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 24-25 का। मानते हो इस बात को? द परक्यूजिट वैल्यू ऑफ सच रेंट फ्री अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 वॉज 92,000। सर इस साल में इसकी जो परक्यूजिट टैक्स हुआ था वो हुआ था 92,000 का। फर्दर द अकोमोडेशन इज कंटिन्यूड टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने इस 92,000 का जो ये जो घर था, ये घर अभी भी उसको दिया है, नौकर को दे रखा है। ठीक है, द फर्नीचर एंड द अप्लाइंसेस प्रोवाइडेड विद द हाउस वर बोट बाय द एम्प्लॉयर एट द एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख रुपीज़। जो फर्नीचर थे बेटा वो 1.5 लाख रुपए के हैं, 1/1/2023 को खरीदे थे, यानी कि 23-24 में थे। तो यानी कि मैं इसमें 92,000 में 15,000 और प्लस कर देता हूँ। 15,000 क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि भैया 92,000 तो आपका ये था रेंट फ्री अकोमोडेशन का था, और 15,000 रुपये आपका फर्नीचर का भी था। ठीक है बेटा, 15,000 कैसे आया, 10%। ठीक है, द इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल वॉज 5,000 पर मंथ ऑफ द सेड हाउस विच वर पेड बाय द एम्प्लॉयर। ये एक अलग परक्यूजिट है बेटा, पहले तो चलो इसको ही कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, अगर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल मालिक डायरेक्टली पे कर रहा है तो वो हमेशा परक्यूजिट माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये परक्यूजिट माना जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल का लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल ये एक अलग परक्यूजिट है बेटा, जिसके पास मेरी बुक है वो उस बुक में ज़रूर देखना। कितना है बेटा, 5,000 पर मंथ, और बोला नहीं कब तक का है, तो मैं मानता हूँ कि पूरे साल का ही है, तो ये हो गया बेटा 60,000। ठीक है, चलिए जी, अब अपना एक ही बचा है रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन का परक्यूजिट बचा हुआ है बेटा। अब देखो, दो तरीके से अपन आंसर निकालेंगे, और दोनों में से जो लोअर होगा वो आंसर होगा।
सबसे पहला तो होगा बेटा 10% ऑफ सैलरी। सबसे पहले तो होगा 10% ऑफ सैलरी। सर सैलरी कौन सी लेते हैं यहाँ पे सैलरी लेते हैं बेटा, देखना आरएफए के लिए, आरएफए के लिए सैलरी कौन सी लेंगे, एक तो ये लेंगे, एक लेंगे बेटा इसका हम 60% डीए विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एक हम बोनस लेंगे, एक हम लीव एनकेसमेंट लेंगे, ठीक है, और हम लेंगे बेटा मॉनेटरी परक्विजिट और लेंगे, मॉनेटरी परक्विजिट बस इतना लेंगे। तो इन तीनों का टोटल करेंगे बेटा 7 लाख, कैलकुलेटर उठाएंगे 7,22,000, ठीक है, एम प्लस 1,80,500 का 60% एम प्लस एंड 70,000 एम प्लस, तो ये आ गया बेटा 9,03,000। इसका बेटा 10% करेंगे तो ये आ गया बेटा 90,300। एक सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है ना? इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल इज़ अ नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। एक सेकेंड, परक्विजिट की डेफिनेशन देख लेते हैं, सैलरी की। परक्विजिट के लिए सैलरी की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं बेटा। डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट, ये आपको मिलेगी बेटा मेरी बुक में, फॉर द पर्पज ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ना, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए ये आपको मिलेगी पेज नंबर 8.16। सर सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, एग्जम्प्ट अलाउंस, ऑल परक्विजिट जो कि मॉनेटरी हैं, एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो मॉनेटरी परक्विजिट ही आते हैं बेटा इसमें। तो मॉनेटरी परक्विजिट कौन कौन से हैं? मोटर व्हीकल मॉनेटरी नहीं है, लो इंटरेस्ट लोन भी मॉनेटरी नहीं है, नॉन मॉनेटरी है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भी नॉन मॉनेटरी है, ठीक है। तो सर ये आ गया 90,300। हम्म 90,300, और इसमें प्लस करेंगे बेटा 15,000 रुपये फर्नीचर का, तो 90,300 प्लस 15,000। नहीं 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 नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत किया है हमने। देखो हमने बेसिक सैलरी ले ली, हमने इसका 60% ले लिया डीए का, इसके बाद में हमने बोनस भी ले लिया, हमने लीव एनकेसमेंट भी ले लिया, तो ये आया है बेटा 9,03,000। मोटर व्हीकल नहीं लेंगे, नॉन मॉनेटरी है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं, कोई तो एक चीज़ मिस हो रही है मुझसे। चलो एक सेकंड रुको, आंसर देख रहा हूँ मैं। सर यहाँ पे हम क्या मिस कर रहे थे? बोनस 61,000 होगा, नवंबर मंथ की बोनस, नवंबर मंथ का बोनस कितना होगा बेटा? अच्छा, ओ अपन ने बेसिक सैलरी गलत कैलकुलेट कर ली, बेसिक सैलरी गलत कैलकुलेट कर ली। ये है 61,000 इंटू 10 एंड 62,000 इंटू 2, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2023 से एम्प्लॉयड है। अगर 2023 से एम्प्लॉयड है तो पहले 23-24 का निकालेंगे, फिर 24-25 का निकालेंगे। तो सर 23-24 का मैंने लिख दिया गलती से, 24-25 का लिखना था। तो यहाँ पे ये जो होगी ये होगी 61,000 इंटू 10 एम प्लस 62,000 इंटू 2 एम प्लस एम आर सी, इट विल बी 7,34,000। एंड इसलिए जो बोनस होगा वो होगा बेटा 61,000, और जो डीए होगा वो होगा बेटा, जो डीए होगा वो होगा 7,34,000 का 25%, इट विल बी 183,500, ठीक है। चलो अब करते हैं, हाँ अब वापस से निकालते हैं बेटा ये 7,34,000 एम प्लस
183,500 का 60% एम प्लस 61,000 बोनस एम प्लस और 10,000 आपका लीव एनकेसमेंट एम प्लस एम आर सी, इट विल बी 9,15,100, ठीक है। और उसका 10% होगा 91,510, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। चलो देखो, बेसिक पे सही आ गया, डीए सही आ गया है, बोनस सही आ गया, लीव एनकेसमेंट सही आ गया है, ये वैल्यू ऑफ परक्यूजिट भी यही आई थी ना बेटा अपनी, ये भी सही आ गया है, प्लस 15,000 कर देंगे, ये भी सही आ गया है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है। बस एक चीज़ यहाँ पे अजम्पशन है, क्या अजम्पशन है बेटा? एक अजम्पशन है यहाँ पे, ये अजम्पशन ये है कि यहाँ पे ये जो फर्निश हाउस का 92,000 दे रखा है, इसके अंदर ये 15,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है फर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो यहाँ पे जो 92,000 का आपको दे रखा है ना परक्यूजिट, इसमें ऑलरेडी 15,000 इंक्लूड है। और जो अपना आंसर आया है वो कितना आया है बेटा? अपना आंसर जो आया है वो आया है अभी तक के लिए हिसाब से प्लस 15,000। अपना आंसर आया है बेटा 91,510 प्लस 15,000, तो आंसर हो गया 1,06,510 रुपीज़। अब बेटा अपन को क्या करना है, ये जो 92,000 था ना, इसको इंडेक्स करना है, इसको इंडेक्स करना है। 92,000 डिवाइडेड बाय 23-24 का इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 24-25 का इंडेक्स, कितना आंसर आएगा बेटा? 92,000 मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइडेड बाय 348, तो ये आंसर आया बेटा 95,965, 966 कर लो। इससे ज़्यादा अपना परक्यूजिट नहीं हो सकता। तो सर परक्यूजिट कितना आ जाएगा अपना रेंट फ्री अकोमोडेशन? 95,966, 95,966, ठीक है, यानी कि दोनों में से लोअर 1,06,500 और 95,966 विच एवर इज लोअर, ये अपना परक्यूजिट आ गया, ठीक है। एंड लास्ट है एक, हिज कलीग गिफ्टेड हिम मोबाइल फ़ोन वर्थ ₹45,000। सर मैरिज के टाइम पे कलीग्स ने गिफ्ट किया है, तो ये गिफ्ट के प्रोविजन में इंक्लूड नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर आपको टैक्स निकालना है, तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स निकालना है। अब आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है। 7,34,000 प्लस 183,500 प्लस 61,000 प्लस 10,000 प्लस 13,200 प्लस 6,000 प्लस 60,000 प्लस 95,966, तो ये आ गया बेटा 11,63,666। इसमें से बेटा माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का, माइनस 75,000, तो ये अपना आंसर आ गया बेटा 10,88,666, ठीक है। चलो देखते हैं, यही आंसर आ रहा है ना। चलिए जी, ये हो गया था, ये हो गया था। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन लोन अपना गलत आया है, वो देख लेते हैं क्यों गलत आया है। बाकी सब सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने। चलो, 1 अक्टूबर से रीपेमेंट स्टार्ट है, 1 जून को लोन लिया था, और रेट जो है वो है बेटा इन दोनों का डिफरेंस 4%। तो सबसे पहले होगा जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4 महीने। तो सर 2 लाख का 4% फॉर 4 मंथ्स, करेक्ट है। फिर अक्टूबर को पे कर दिया, यहाँ पे बोला है इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ओवर 2 ईयर्स, तो 2 सालों तक अगर क्वार्टरली जाएगा तो 8 इंस्टॉलमेंट हो गई, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, 25,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई, तो 1,75,000 पे कर दिया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, तो 1 फरवरी को पे किया होगा। 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी आएगी ना। अक्टूबर महीना, नवंबर महीना, दिसंबर महीना और जनवरी महीना, 1 फरवरी को पे किया होगा, करेक्ट है। अगला पे किया होगा 1 फरवरी को, तो 1,50 का 2 महीने का, ठीक ही तो है। कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 एम प्लस 175 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4% एम प्लस 1,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4% एम प्लस एम आर सी 6,000 ही तो आ रहा है। एक सेकेंड रुकिएगा बेटा, कहाँ मिस्टेक है देख लेते हैं।
चलो, जून महीना, जुलाई महीना, अगस्त महीना और सितंबर महीना करेक्ट है। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अच्छा, क्वार्टर में तो 3 ही महीने होते हैं, 4 महीने थोड़ा ना होते हैं एक क्वार्टर में। तो सर 1.5 लाख का 3 महीने का निकलेगा ना, मैं भी गधा हो रहा हूँ। अरे रे सर, क्वार्टर में तो 3 ही महीने होते हैं ना, ये बच्चों आपने ध्यान नहीं दिलाया। यहाँ पे आएगा बेटा 3 और यहाँ पे भी आएगा बेटा 3। ठीक है, तो अब आपका आंसर आएगा 2 लाख इंटू 4% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 m प्लस 175 इंटू 4% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 m प्लस 1.5 लाख इंटू 4% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 m प्लस MRC, it will be 5917. 5917 will be your interest and accordingly your total income will come. चलो मैच हो गया। चलिए जी, ये आपका टोटल इनकम आ जाएगा, नेट सैलरी इनकम आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअल में, इट वाज गुड क्वेश्चन। अपनी दो गलती यहाँ पे हुई, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्वार्टर की मिस्टेक हुई थी, और दूसरा अपन ने बेसिक सैलरी और डीए में मिस्टेक कर दिया था। उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे बेटा 2023 से दिया हुआ था। तो सबसे पहले तो बेटा 1 फरवरी 2023 से लेके अपने को आना था 1 फरवरी 2024 पे, और 2024 पे आने के बाद में अपने को आना था 24-25 में। तो यानी कि जो 60,000 है वो कभी होगा ही नहीं, 61 से स्टार्ट होगा, फिर 61 और 62। ठीक है बेटा, चलिए जी, प्यारा क्वेश्चन, वेरी गुड। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं अभी। अब फटाफट से करेंगे। मिस प्रिया हैज़ ऑलवेज बीन फिनेंशियली अवेयर एंड स्ट्रेटेजिक विद हर इन्वेस्टमेंट्स। मिस प्रिया को फिनेंशियली अवेयरनेस है, स्ट्रेटेजिक है, वगैरह वगैरह। इन जनवरी 2022 शी सो अ अपॉर्चुनिटी इन गोल्ड एंड परचेज गोल्ड वर्थ ₹3,25,000। उनको जनवरी 22 में गोल्ड में अच्छा लगा तो उन्होंने गोल्ड परचेज कर लिया, बिलीविंग इट वुड बी सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। इन अक्टूबर 2024, अक्टूबर 24 में द गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज्ड एंड सी डिसाइडेड टू सेल हर ज्वेलरी ऑन 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को उन्होंने बेच दिया। अब बेटा क्योंकि ये 23 जुलाई के बाद बिका है तो इंडेक्सेशन तो मिलेगा नहीं। अब अपने को पहले तो ये देखना है ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर 23 जुलाई के बाद सेल हुआ है तो 24 महीने देखा जाएगा, 36 महीने नहीं देखेंगे। क्या ये 24 महीने से ज़्यादा होल्ड किया है? जनवरी 22 में खरीदा था, जनवरी 23, जनवरी 24, यस, तो ये हो गया बेटा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्योंकि 23 जुलाई के बाद सेल किया है इसलिए अपने को क्या नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा बेटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, आंसर आ गया, बस खत्म बात यार। 4,75,000 माइनस 3,25,000 इज इक्वल टू 1,50,000। ये अपना आंसर आ गया, खत्म बात। फिर है शी ऑल्सो सोल्ड हर हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ऑन 1 दिसंबर फॉर ₹80 लाख। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 90 लाख। अब बेटा अपन सेक्शन नंबर 50C लगाएंगे, 10% का डिफरेंस देखेंगे, 10 से ज़्यादा है इसलिए अपन को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेना है। ठीक है, समझ गए आप? सर 88 लाख या 90 लाख, 90 लाख ज़्यादा है इसलिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। सी परचेज दिस प्रॉपर्टी इन 1998, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, 8.8 लाख की। फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 10.8 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है 10 लाख। तो बेटा 10 लाख का आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला लगाएंगे, एक्चुअल कॉस्ट और लोअर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और फुल वैल्यू, तो या फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू 8.10 है, HDV 10 है, दोनों में से लोअर 10 हो गया, दोनों में से हाइयर 10 हो गया। सी हैड इंकर्ड ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज के टाइम पे उसने 1% ब्रोकरेज भी इंकर की थी, तो सर ये भी इसमें ऐड कर देते हैं 1% इसमें। तो यहाँ पे 8.8 प्लस 1% यानी 8,80,000 प्लस 1%, तो भी कितना ही हो रहा है बेटा, तब भी हो रहा है 888,800। तो सर ये तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा कम ही है भाई। मैंने तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख ले लिया, तो इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं रहा, इसका तो कोई रेलिवेंस ही नहीं रहा। ऑल्दो ये ऐड होता, लेकिन ऐड होने के बाद भी मेरा आंसर तो 10 लाख ही आएगा। कंप्यूट द कैपिटल गेन टैक्स टू बी पेड बाय मिस प्रिया
अज्यूमिंग हर अदर इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपको कैपिटल गेन इनकम से अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं देना, बस आपको टैक्स निकालना है बेटा। ये आ गया आपका 80 लाख का कैपिटल गेन, ये आपका कैपिटल गेन आ गया 80 लाख का। क्या ये रेजिडेंट है? कुछ नहीं बोला तो ये रेजिडेंट है। अगर ये रेजिडेंट है तो आपको दो टैक्स निकालने पड़ेंगे। इसके लिए तो नॉर्मल बेटा 12.5%। तो गोल्ड के ऊपर तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, गोल्ड के ऊपर तो होगा बेटा 1.5 लाख का 12.5%, क्योंकि इसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये आ गया बेटा 18,75, नहीं 1,87,000। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? 1.5 लाख का 12.5%, ये आ गया बेटा 18,750। अब बेटा जो प्रॉपर्टी है ना उसके ऊपर टैक्स निकालने में थोड़ा सा मेहनत है। क्या मेहनत है बेटा? ये बाद वाली प्रॉपर्टी है, 23 जुलाई के बाद वाली है। तो 23 जुलाई के बाद है तो इंडेक्सेशन तो वैसे मिलता नहीं है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ लैंड और बिल्डिंग इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, आपका दोनों में से विच एवर इज लोअर है वो देखा जाएगा। तो सबसे पहले 80 लाख का 12.5% निकाल दो। 80 लाख का 12.5% निकाल दीजिए। 80 लाख इंटू 12.5% इज 10 लाख। और इंडेक्सेशन कीजिए। अभी इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? 90 लाख माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 363। कितना आंसर आएगा? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 363 माइनस 90 लाख। ये आ गया बेटा 53,70,000 का कैपिटल गेन। इसका 20% करेंगे, इसका करेंगे बेटा 20%। तो ये आंसर आ रहा है 10,75,000। तो अपने को तो 10 लाख ही फायदेमंद है, तो अपन 10 लाख रुपए पे टैक्स दे देंगे। तो अपना आंसर हो गया 10,18,750 रुपये कैपिटल गेन का टैक्स। देख लेते हैं आंसर 7th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। चलो, ये आ गया 1.5 लाख, ये आ गया 80 लाख। इसके बाद में टैक्स निकाला, ठीक है। ये आ गया 18,750, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा इस पे आया 10 लाख रुपए, ठीक है। ये देखो 20% वाला आया 10,74,000 रुपये। विदाउट इंडेक्सेशन आया 10 लाख रुपीज़। तो दोनों में से जो भी बेनिफिशियल था वो ले लिया, तो आंसर आ गया 10,18,750। इसमें बेटा सरचार्ज भी ऐड किया है इन्होंने। आप ऐड ना भी करो सरचार्ज और HSE, ऑल्दो देखो मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, जेन्युइन बात बताऊं, तो एक बार मुझे वापस से क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ने दो, फिर मैं आपको गाइड करता हूँ। देखो जेन्युइनली बताऊँ ना, तो यहाँ पे सरचार्ज और वो ऐड नहीं होना चाहिए। क्यों ऐड नहीं होना चाहिए? अगर ये बोलता कि इनका जो अदर इनकम है वो एग्जैक्टली आपका उसके बराबर है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बराबर है, तो मैं ये मानता कि अदर इनकम अगर एग्जैक्टली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के बराबर है तो उसका अदर इनकम का जीरो हो जाएगा और बाकी पूरा का पूरा कैपिटल गेन हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है अदर इनकम एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब मुझे पता ही नहीं कितनी है। 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 100 करोड़ है, 10 रुपये है, कितनी है भाई? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है वो तो पता है, लेकिन है कितनी? जब तक मुझे यही नहीं पता कि मेरी अदर इनकम कितनी है, मैं सरचार्ज कैसे लगाऊं, मैं HSE कैसे लगाऊं? तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर यहीं पे रुक जाना चाहिए था, कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर। लेकिन ICAI ने इससे भी आगे आंसर दिया। क्या आंसर दिया बेटा? ICAI ने क्या किया? ICAI ने इसके ऊपर सरचार्ज भी लगा दिया और इसके ऊपर HSE भी लगा दिया। अब मेरी बात ये बताओ, सरचार्ज ज़रूरी है यही रेट लगेगा? अदर इनकम के बेसिस पे सरचार्ज भी तो बदल सकता है। बट ठीक है, आप ऐसा समझो कि ये तो दिखाना ही था, प्लस आपको सरचार्ज और HSE भी ऐड करके दिखाना था ताकि नंबर ना कटे। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी पियेंगे, फिर आगे चलेंगे।
Mr. Akshay, a resident individual, provides the following details of his income or loss for the year ending 31st March. कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखते हैं. सैलरी इनकम दी हुई है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, रीपेमेंट दिया हुआ है. पूछ क्या रहा है पहले ये देखते हैं. कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ अक्षय, द अमाउंट ऑफ लॉस दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड. अरे यार ये तो मेरा फेवरेट है. जब लॉस का क्वेश्चन आता है ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है. सर मैंने आपको रामबाण बताया हुआ है जिसने मेरे से सेट ऑफ पढ़ा है, याद है ना सबको. जैसे जैसे अपन रीड कर रहे हैं वैसे वैसे हेड बना लो. सबको याद है ना, जिनसे मेरी लेक्चर लिए हुए हैं सबको याद है ना. अच्छा कमेंट करके बताना आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है. सबसे पहले सैलरी हेड बना लो. पक्का कमेंट करोगे बच्चा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप बच्चों के लिए, पहली बार सोल्व कर रहा हूँ आप बच्चों के साथ में, ठीक है. तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का एक लाइक और कमेंट तो बनता है. सैलरी हेड में लिख लो बेटा 35,20,000 लिख लिया. इसके बाद में बेटा ये बोल रहा है रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड बना लो. हाउस प्रॉपर्टी हेड में बेटा 5 लाख तो रेंट रिसीव्ड है, तो इस 5 लाख में से 30% माइनस कर दो, तो ये आ गया बेटा 3,50,000. ये भी हो गया, ये भी हो गया. इसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ अबो प्रॉपर्टी. अरे रे एक सेकेंड रुको. द लोन वॉज टेकन फ्रॉम है फ्रेंड, दिस रीपेमेंट इंक्लूड्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹7 लाख. सर जो लोन है वो फ्रेंड से लिया था तो 80C तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन तो मिलेगा. तो 7 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट है और बाकी का रीपेमेंट है. तो सर रीपेमेंट का डिडक्शन तो तभी मिलता है जब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लिया हो, लेकिन इंटरेस्ट का डिडक्शन हमेशा मिलता है. तो सर यहाँ पे क्योंकि परचेज के लिए लिया था इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा. सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये, इसलिए नहीं सॉरी लेट आउट है तो पूरा मिल जाएगा बेटा. तो यहाँ पे 5 लाख रुपए टाइप करो, इसमें से 30% माइनस करो. 30% माइनस करने के बाद में आप 7 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट माइनस करो, तो ये बेटा आ जाएगा 7 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट माइनस करो तो ये आ जाएगा बेटा 3,50,000 का लॉस. 3,50,000 का लॉस आ गया, ठीक है बेटा. तो अपना ये दोनों पॉइंट भी हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया. रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन जयपुर. सर 3,20,000 का रेंट दे रखा है, नीचे पढ़ लेते हैं आगे. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई. मुंबई वाला घर कौन सा है, ये तो कोई तीसरा ही है. एंड दिल्ली. सर एक इंटरेस्ट लिया है रिपेयर के लिए मुंबई एंड दिल्ली घर के लिए. द प्रॉपर्टी इन मुंबई इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. मुंबई की प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. लोन वॉज टेकन ऑन 1/4/2017 and was utilized in 50-50% ratio of the house properties situated in Mumbai and Delhi respectively. सर एक ये तो इंटरेस्ट है 1.5 लाख रुपए का. इस 1.5 लाख रुपए के इंटरेस्ट में 75,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है वो तो है इसके लिए, और जो 75,000 रुपये का इंटरेस्ट है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए. अब सबसे पहले ये देखते हैं न्यू टैक्स रिजीम है कि ओल्ड टैक्स रिजीम है. ऑप्टेड आउट ऑफ का मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम. तो सर ओल्ड टैक्स रिजीम में ये तो 75,000 का लॉस हो गया, और ये 75,000 बेटा आपका रिपेयर का खर्चा ये भी अलाउड है. तो सर इसका मतलब ये हो गया कि जो ये दिल्ली वाला घर था ना, इस घर का 3,50,000 प्लस 75,000 और, यानी कि जो लॉस आएगा वो आएगा 4,25,000. इज़ दैट ओके. और जो जयपुर वाला घर था इसका कोई लोन नहीं है, तो 3,20,000 माइनस 30%, तो जयपुर वाले घर की इनकम आ गई 2,24,000. और यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में रिपेयर के लिए लोन लिया है तो 30,000 रुपये का इंटरेस्ट अलाउ होगा मुंबई में. तो सर वापस से मुंबई वाले घर के लिए 30,000, जयपुर वाले घर के लिए कोई लोन वगैरह नहीं है तो 2,24,000 इनकम हो गई. और ये जो दिल्ली वाला घर है, ये जो दिल्ली वाला घर है ये रहा, इस दिल्ली वाले घर के लिए 7 लाख रुपीज़ का तो इंटरेस्ट पे किया था फ्रेंड को, और 75,000 रुपये का इंटरेस्ट पे किया है रिपेयर का, तो ये दोनों इंटरेस्ट कंसिडर होंगे. तो ये अपना आंसर आ गया अभी तक. चलो ये भी हो गया. अब चलते हैं आगे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर ऑन विच STT इज पेड. तो एक कैपिटल गेन का बनाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे
LTCG 112A, ये आ गया बेटा आपका LTCG आ गया 7,95,000। ठीक है बेटा, चलो ये भी हो गया। फिर है इंटरेस्ट ऑन FD, तो एक और कॉलम बनाएंगे बेटा अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज में ज़रूरी नहीं है इंटरेस्ट का वो लिखो, आप डायरेक्टली 73,000 लिख लो, ये भी हो गया। इसके बाद है लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस, तो एक काम करेंगे, एक और बनाएंगे PGBP, एक और बनाएंगे PGBP, और वहाँ पे 7,50,000 लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। इसके बाद है स्पेक्यूलेशन बिजनेस का प्रॉफिट, तो ये भी लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद है लॉटरी इनकम, तो ये भी लिख लेंगे, ये भी हो गया। इसके बाद है बेटा लॉस इंकर्ड बाय फर्म इन विच ही इज़ अ पार्टनर। बेटा अगर पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट होता तो वो एग्जम्प्ट है, तो लॉस भी कैलकुलेट करना अलाउड नहीं है, ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। तो यह इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, तो मैं टिक कर देता हूँ। इसके बाद है सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म एंड सेम वॉज अलाउड टू द फर्म, यानी कि फर्म के हाथ में 40B में डिडक्शन मिल गया तो पार्टनर के हाथ में इनकम मानी जाएगी। 50,000 रुपये की सैलरी है तो PGBP की इनकम मानी जाएगी, तो PGBP में मैंने इनकम लिख दी 50,000 की। इसके बाद है बेटा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिज सन वो इज़ 30 ईयर्स इज़ वर्किंग इन USA। तो बेटा बच्चे के लिए अगर किया है, चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, इसका 80C मिल जाता है, तो इसका 80C देना याद रखेंगे। इसके बाद है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस में, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से पहले एक काम करते हैं, हेड के अंदर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। ये वाला देखते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का क्या आंसर आ रहा है बेटा, 2,24,000 माइनस 4,25,000 माइनस 30,000, तो ये आंसर आ गया बेटा 2,31,000 का लॉस। चलो इसको बंद करते हैं। इसमें बेटा आपका नॉर्मल बिजनेस स्पेकुलेशन से सेट ऑफ हो जाता है, तो 2,30,000 प्लस 50,000 माइनस 7,50,000, तो ये लॉस आ गया बेटा 4,70,000 का। ठीक है, बस अभी तक तो यही है। अब करते हैं बेटा ब्रॉड फॉरवर्ड। ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब बेटा सीक्वेंस क्या होती है, सबसे पहले हेड के अंदर करंट ईयर, उसके बाद में ब्रॉड फॉरवर्ड और उसके बाद में इंटर हेड। तो सर ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 2,75,000, तो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो एडजस्ट हो जाता है, तो 2,75,000 का लॉस एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल गेन से। इसके बाद है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑन इक्विटी शेयर, ये कौन सा है बेटा, शॉर्ट टर्म है, ये भी सेट ऑफ हो जाता है बेटा, तो ये भी यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा शॉर्ट टर्म। ठीक है, दोनों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो सकते हैं। हो गया, हो गया, बस अब केवल एक डिडक्शन हो देना है, बस बात खत्म। तो चलो अब क्या करेंगे बेटा, अब चलते हैं अपन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है, बट अप टू ₹2 लाख, तो 2 लाख रुपए तक का सेट ऑफ हो जाएगा, और बचा हुआ 31,000 क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये 2 लाख रुपए का सेट ऑफ हो जाएगा, और ये आ जाएगा आंसर 1,52,000। अब बेटा जो PGBP का लॉस है, ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस है। नॉर्मल बिजनेस का लॉस जो है वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है अदर देन सैलरी। तो अदर देन सैलरी किससे सेट ऑफ करेंगे, देखते हैं, एक सेकंड रुकना। 7,95,000 माइनस 275 माइनस 25, तो ये आ गया 495। अब बेटा मैं क्या करूँगा, मैं दिमाग लगाऊंगा। क्या दिमाग लगाऊंगा कि इसमें 1,25,000 रुपये तक तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, 1,25,000 रुपये तक तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, करेक्ट है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, 1,25,000 रुपये छोड़ देता हूँ, 495 में 1,25,000 रुपये छोड़ दिया, तो 370 तो मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये 1,25,000 रुपये बच गया, एंड 1 लाख रुपीज़ यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये बच गया बेटा 48,000। इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ, 1,25,000 बच गया, इसको वैसे भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जीरो टैक्स है, एंड ये जो बचा हुआ 1 लाख था, 370 और 470, तो बचा हुआ जो 1 लाख था, 370 एडजस्ट हो गया, बचा हुआ 1 लाख मैंने अदर सोर्स से एडजस्ट कर दिया, तो ये भी जीरो हो गया, ये 48 हो गया। आया ना मज़ा। तो सर 152 और 48 दो इनकम बच गई,
तो ग्रोस टोटल इनकम कितनी बच गई, 152 प्लस 125 कैपिटल गेन बच गया, प्लस 48 का अदर सोर्स बच गया। आपकी ग्रोस टोटल इनकम बच गई 152 प्लस 125 का कैपिटल गेन प्लस 48,325। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, ATC माइनस कर दूंगा। तो मैंने 15,000 का ATC माइनस कर दिया, 15,000 का ATC माइनस कर दिया तो मेरी टोटल इनकम आ जाएगी 3,10,000 इज माई टोटल इनकम। पूछा क्या था, पूछा क्या था बेटा, टोटल इनकम ही पूछा था। चलो देखते हैं क्या आंसर है, शायद तो सही होगा यार। बहुत अच्छा था यार ये, इसमें दिमाग लगा सच में। सर सैलरी इनकम, सैलरी इनकम कितनी थी, एक सेकेंड, कुछ अमाउंट गलत लिख दिया क्या मैंने। अच्छा ओके, सॉरी 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 35,20,000 माइनस 2 लाख, तो सर सैलरी इनकम आएगी 33,20, और इस सैलरी से और कोई सेट ऑफ हो नहीं सकता, तो ये आएगा बेटा 33,20,000, सॉरी बेटा 33,20,000 आएगा। ये जीरो हो गया, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो 33,20,000 प्लस 1,25,000 प्लस 48,000, तो ये आ गया बेटा मेरा 3493। अच्छा एक चीज़ और, नहीं एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ, ध्यान से सोचना। अगर मैं अदर सोर्सेस का लॉस छोड़ूंगा तो ये 30% की रेट पे टैक्स होगा, मानते हो बात को। अगर मैं अदर सोर्सेस का प्रॉफिट छोड़ूंगा तो वो 30% पे टैक्स होगा, और अगर मैं 112A में प्रॉफिट छोड़ूंगा तो वो 12.5% पे टैक्स होगा। तो एक काम करता हूं मैं, यहां से पूरा लॉस सेट ऑफ करता हूं। अब दिमाग लगा रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि पहले मुझे ये 35 लाख रुपए नहीं दिखे थे, अब ये 35 लाख रुपए दिख रहे हैं, तो मेरा दिमाग चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो 148 है ना, अच्छा इसमें से कैजुअल इनकम भी तो है, ये तो कैजुअल इनकम है, ये तो कैजुअल इनकम है बेटा, तो कैजुअल इनकम से तो माइनस कर ही नहीं सकते, कैजुअल इनकम में से तो माइनस कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे केवल 73 माइनस होगा, यहाँ पे केवल 73 माइनस होगा, 148 माइनस 73,000, तो ये बच गया 75,000, क्योंकि कैजुअल इनकम से तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता, कैजुअल इनकम से तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। तो सर यहाँ पे मैंने 73 माइनस कर दिया, तो ये बचा बेटा 470 माइनस 73, ये बचा 3,97,000। अब 3,97,000 मुझे पूरा का पूरा यहाँ से लेना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी लेना ही पड़ेगा। 495 माइनस 397, ये आ गया बेटा 98, ठीक है। अब निकालते हैं, 98,000 ये बच गया, और 75,000 अदर सोर्स बच गया। आंसर कितना आ गया, 3320 माइनस 98, सॉरी प्लस 98 प्लस 75, तो ये आंसर आ गया बेटा 3493, और इसमें से माइनस होगा 15,000 रुपये का ATC माइनस 15,000, तो ये आंसर आ गया बेटा। और इसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट नहीं था ना, इंटरेस्ट ऑन FD था, और इनकी एज है, इनकी एज क्या है बेटा, एज बताई है, एज नहीं बताई, तो FD का डिडक्शन मिलेगा नहीं, बस हो गया। अब देखते हैं, चलो ये आ गया बेटा सैलरी, सैलरी के बाद में ये आ गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का, ये आपका आ गया इनकम, और ये आपका 30,000, तो ये 2 लाख रुपए का एडजस्ट हो गया, और इसमें से 31,000 रुपये कैरी फॉरवर्ड हो गए। बिल्कुल सही है ये, तो बिल्कुल सही है ये। इसके अलावा बिजनेस का आ गया ये दोनों, इसमें बिजनेस का सेट ऑफ हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। फिर ये कैपिटल गेन आ गया लॉन्ग टर्म, इसमें से ये दोनों शॉर्ट टर्म एडजस्ट हो गए, इसमें से
3,97,000 एडजस्ट हो गए। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। यस बच्चा, आगे चलते हैं। ये हो गया 397 एडजस्ट हो गया, 98 बच गया, करेक्ट। चलो जी, करेक्ट है। और अदर सोर्सेज में 73 का 73 एडजस्ट हो गया, तो केवल कैजुअल इनकम बच गया और आंसर आ गया 3478। करेक्ट है बेटा। चलो परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, टेंशन नहीं लेने का बेटा, ठीक है ना। आप मुझे डीएम पे भी पूछ सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन के नीचे आ रहा है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे बेटा, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ मैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, ठीक है। कमेंट भी जरूर करना, जितने कमेंट होंगे मैं मानूंगा कि उतने बच्चों ने जेन्युइनली वीडियोस देखी हैं। आगे चलते हैं बेटा। एग्जामिन दी एप्लीकेबिलिटी एंड अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। टीडीएस एंड टीसीएस पूछा है बेटा। मिस्टर सुभाष, ए सैलराइड इंडिविजुअल पेज रेंट ऑफ ₹52,000 पर मंथ टू मिस्टर राज। मिस्टर सुभाष वेकेटेड द प्रीमाइस ऑन 31 अगस्त। व्हाट इफ ही वेकेट्स द प्रीमाइस ऑन 31 अक्टूबर। बेटा यहाँ पे अमेंडमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, 194 IB। 194 IB के ऊपर ये क्वेश्चन है। वो ये बोलता है कि अगर 1 अक्टूबर या उसके बाद में आपने रेंट का टीडीएस किया है तो आपको करना पड़ेगा @2%, और 1 अक्टूबर से पहले अगर रेंट का टीडीएस करने की लाइबिलिटी आई तो 5%। अब बेटा अगर वो 31 अगस्त को वेकेट कर रहा है तो ये देखो 50,000 से ऊपर का रेंट है, तो 52,000 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 52,000 इंटू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने इंटू 5%, यानी कि 13,000 रुपये का टीडीएस होगा। लेकिन अगर वो 31 अक्टूबर को वेकेट कर रहा है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 7 महीने का रेंट इंटू 52,000 इंटू 2%, यानी कि 4,160 का टीडीएस होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 9 का ए। बस इतना सिंपल ही था और कुछ भी नहीं था। पहले 5% था, बाद में 2%। एक बच्चे का डाउट आया कि सर जो पहले वाली है उस पर तो 5% ही होना चाहिए ना। नहीं, प्रोविज़न 1 अक्टूबर के बाद में पूरे पे 2% है, ठीक है बेटा। तो अगर देखो, अगर पहले किया तो 5%, बाद में किया तो 2%, 31 अगस्त को वेकेट किया तो 13,000 का टीडीएस होगा, और अगर 31 अक्टूबर को वेकेट किया तो 2% का टीडीएस होगा। मैंने अमाउंट गलत निकाल दी, 52,000 इंटू 7 इंटू 2%, आंसर इज 7,280, है ना। कॉन्सेप्ट सही था, अमाउंट हो सकता है मैंने कुछ गलत दबा दिया। 7,280, ठीक है, 7,280। चलिए जी, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए बच्चा। आगे क्या है, एबीसी ट्रेडर्स अ पार्टनरशिप फर्म इज इंगेज्ड इन द होलसेल बिजनेस ऑफ तेंदू लीव्स। पार्टनरशिप फर्म है, होलसेल बिजनेस ऑफ तेंदू लीव्स में इंगेज्ड है। टर्नओवर फॉर प्रीवियस ईयर 23-24, यानी पिछले साल का टर्नओवर है 9 करोड़। ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 24-25 इट सोल्ड तेंदू लीव्स वर्थ ₹12 लाख टू XYZ। सेल की है, पेमेंट रिसीव होगी, XYZ ने अपना परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं दिया तो क्या होगा, तो बेटा आपका TCS कलेक्ट होगा हायर रेट पे, जो कि होती है डबल या 5%। तो यहाँ पे डबल डबल तो होगी 4%, तो 5% की रेट पे आपको TCS कलेक्ट करना होगा। किसको, ABC ट्रेडर्स को। बस देख लेते हैं, डबल या 5%। 206CC, सेक्शन नंबर 206CC में ये लिखा हुआ है कि अगर जो बायर है वो अपना परमानेंट अकाउंट नंबर ना दे तो आपको डबल या 5% की रेट पे TCS कलेक्ट करना होता है।
तो सर यहाँ पे हायर ऑफ 10% और 5%। अच्छा, तेंदू लीव पे ऑलरेडी 5% है, तो उसका डबल होता है बेटा 10%। तो 10% की रेट पे आपको TCS कलेक्ट करना होगा, क्योंकि जो बेस रेट है वो 5% है ना, और 5% का डबल होता है 10%। तो 10% की रेट पे आपको TCS कलेक्ट करना होगा। ये कौन सा सेक्शन बोलता है? 206C, यहाँ पे लिखा नहीं है, इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए जी, बात समझ आ गई। अगर वो परमानेंट अकाउंट नंबर सबमिट नहीं करता है तो डबल द रेट, यानी कि 10% की रेट पे, क्योंकि बेस रेट जो है वो 5% है। याद करके जाइएगा, TCS की रेट बच्चा नॉर्मली याद नहीं करता है, ठीक है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आई गेस, लास्ट क्वेश्चन और मेरा फेवरेट, PGBP कॉम्प्रीहेंसिव। सर कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन को सोल्व करने में मज़ा आता है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है बेटा, ये अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सोल्व कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो, मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप बच्चे अगर कनेक्ट रहना चाहते हैं, डाउट्स पूछना चाहते हैं, जो भी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आ जाओ, ज्वाइन करो। डेली मोटिवेशनल कोट्स, डेली टारगेट सेटिंग, बहुत कुछ होता है बेटा, मोटिवेशनल चीज़ें, है ना। बच्चे आपस में डाउट पूछते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ग्रुप वगैरह के ऊपर, जो जेन्युइन डाउट्स है केवल वो ही आते हैं। तो ज़रूर आना बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मैंने, ठीक है। चलिए जी, मिस्टर गणेश, अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि ROR, एजेड 61 ईयर्स यानी कि सीनियर सिटीजन, इज इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग है बेटा तो मुझे एक चीज़ का डर लगता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये मैं हमेशा गलती करता हूँ, तो मैं आज पहले ही लिख लेता हूँ। मैंने पहले ही लिख लिया, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है, तो जहाँ पे भी डेप्रिसिएशन आएगा वहाँ पे न्यू प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी देना है। ही इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, उसको टैक्स ऑडिट करवाना है अंडर सेक्शन 44AB। ही हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? चलो एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट उठाते हैं और पढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं। क्यों इतना दिमाग लगाना है? नेट प्रॉफिट उठाओ, 53, 75, 74, 500। मेरा साथ देना बेटा, 53, 74, 500। अगर कोई गलती करूं तो बता देना, वैसे बताओगे कैसे, आप तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो। चलो, लाइव होता तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती तो बच्चा बोल देता कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलिए जी, मैंने नेट प्रॉफिट उठा लिया, अब मैं प्लस माइनस कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ठीक ही लग रहे हैं, सैलरी वेजेस ठीक ही लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक ही लग रहा है, डेप्रीसिएशन तो सर सबसे पहले तो हम डेप्रीसिएशन को एडबैक करेंगे, 6,17,000 डेप्रीसिएशन को एडबैक कर दिया। प्रोफेशनल फीस ठीक ही लग रहा है, रेंट रेट अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अगर साइंटिफिक रिसर्च की असेट सेल की है तो उसका लॉस जो है वो आपका यहाँ पे आता है कि नहीं आता है? साइंटिफिक रिसर्च की अगर असेट सेल की है तो उसका लॉस कहाँ जाता है बेटा? अगर साइंटिफिक रिसर्च की असेट सेल की है तो बेटा आपको याद होगा, उसमें साइंटिफिक रिसर्च के केस में, साइंटिफिक रिसर्च के केस में होता क्या है बेटा, अगर आपने एग्जम्पशन ले रखी है तो जितने में भी आपने सेल की वो सारा का सारा अमाउंट क्या होता है बेटा, आपकी इनकम बन जाती है, दैट्स इट, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये जो लॉस है ये वापस से क्या करेंगे, हम एड बैक करेंगे। लॉस कैलकुलेट करना अलाउड नहीं है, तो लॉस को हमने क्या कर दिया, एड बैक कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इनकम वाली साइड। ग्रोस प्रॉफिट ठीक ही है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट ऑफ TDS, तो बेटा इसका क्या करेंगे, लेस करेंगे 31,500। एंड अदर सोर्सेज के अंदर, ये तो है बेटा PGBP, ये तो बेटा PGBP है। अदर सोर्सेज के अंदर कैजुअल इनकम के नाम से कितना, 35,000 ना, 31,500 डिवाइडेड बाई 30%, 70%, 31,500 डिवाइडेड बाई 70%, 45,000 रुपये हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नेट ऑफ TDS है इसलिए मैंने इसको ग्रोस कर दिया, ग्रोस करने के लिए डिवाइडेड बाय 70%, ठीक है। एक सेकेंड रुकना बच्चा।
चलिए जी बच्चा, आगे चलते हैं। इसके बाद है बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट रिकवरी अगर है तो वो आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाती है, इसलिए ये भी ठीक ही लग रहा है। ठीक है, चलिए जी, अब पढ़ते हैं एक एक पॉइंट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वर अंडर वैल्यूड बाई 10%। ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड था, मतलब खर्चा कम बुक किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है, यानी कि इनकम कम बुक की हुई है। ठीक है, चलिए जी, द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रुपीज़ इतना एंड क्लोजिंग स्टॉक इतना। अब बेटा ये अगर अंडर वैल्यूड है तो यानी कि एक्चुअल स्टॉक कितना था, डिवाइडेड बाय 90%। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 90%। एक सेकेंड, 10% से है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आर अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड है मतलब कम है, तो इसको बढ़ाना है, राइट। तो 14,50,000 डिवाइडेड बाय 90%, तो ये आ गया बेटा 16,11,111 माइनस 14,50,000। तो इतना खर्चा जो है वो आपने बुक नहीं किया, तो आप कर लेंगे। तो ये जो है 1,61,111 ये अपन अब बुक कर लेंगे। तो ये आ गया बेटा आपका माइनस 1,61,111। ठीक है बेटा। इसके बाद में है क्लोजिंग स्टॉक, आपने दिखाया था 15,58,000। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी यही करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम। 15,58,000 रुपये है, इसको डिवाइड करेंगे 90% से। 15,58,000 डिवाइडेड बाय 90%, ये आ गया बेटा 1। इसमें से माइनस कर देंगे 15,58,000 माइनस 15,58,000, तो ये आ गया 173,111। तो ये कर देंगे बेटा प्लस। प्लस क्यों कर देंगे, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड था, ज़्यादा होना चाहिए था, इसलिए हमने इनकम को बढ़ा दिया। इनकम को हमने बढ़ा दिया। ठीक है बेटा, ये आपका आ गया पहला पॉइंट का आंसर कंप्लीट। ठीक है, पहले वाले पॉइंट का आंसर हो गया अपना कंप्लीट। इसके बाद में बेटा सैलरी एंड वेजेस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम। contributed 20% of basic salary in NPS under section 80 CCD regarding salary paid to an employee Mr. Ramesh who has withdrawn the basic salary of 5 lakh and DA 40%, 50% DA forming part of retirement benefit। अब बेटा आप ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला है कि आपने कंट्रीब्यूट किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस में। तो सर बेसिक सैलरी 5 लाख, 5 लाख का 20% हो गया 1 लाख। अलाउड कितनी है, अलाउड है बेटा 14% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स। ठीक है, अब बेटा हम निकालेंगे 14% ऑफ बेसिक पे तो है 5 लाख, और डीए इन टर्म्स कितना है, डीए इन टर्म्स है बेटा 5 लाख का 40% का 50%, यानी कि 1 लाख। यानी कि 5 लाख का 40%, उसका भी 50%, तो ये कितना आ गया बेटा 6 लाख। 6 लाख का 14% हो गया बेटा 84,000। तो डिसअलाउंस कितना होगा 16,000, और डिसअलाउंस का मतलब एड बैक। 16,000 रुपये क्या करेंगे बेटा हम ऐड कर देंगे। समझ आ गई बात, सबको बात समझ आ गई, ये पॉइंट भी हो गया। अब क्या है बेटा, सम ऑफ द एम्प्लॉइज ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट अंडर VRS एंड इतना वॉज पेड ऑन January 1। सर कुछ एम्प्लॉइज ने VRS चूज किया और उनको 3,40,000 रुपये पे किए गए, जो कि सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब बेटा आपको पता है अगर VRS चूज किया है तो आपको 1/5 ही अलाउड है, 4/5 एड बैक करेंगे। अगर आपने VRS पे किया है तो आपको केवल कितना अलाउड है बेटा 1/5 1/5 1/5 1/5, 5 इंस्टॉलमेंट में आपको 1/5 1/5 अलाउड है। ठीक है, यस हाँ जी। तो आपको 4/5 क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो 3,40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 2,72,000 का क्या करेंगे हम ऐड बैक कर देंगे। 2,72,000 को हम ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये अपना क्या हो जाएगा बेटा
ये अपना जो ये 1/5 अगले 4 सालों में अलाउ होगा, और 4 सालों में, एक इस साल में, बाकी 4 सालों में। चलो, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड 15% पर एनम ऑन लोन ऑफ ₹12 lakh विच वॉज टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 May फॉर परचेज ऑफ न्यू इलेक्ट्रिक कार। द कार इज यूज फॉर पर्सनल पर्पज, नो अमाउंट इज रीपेड सो फार। यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने ऊपर दिया है P&L में, उसमें 15% का इंटरेस्ट इंक्लूड है, जो कि आपने 12 लाख रुपए की कार के लिए लिया है, जो कि कार जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए ली है, और अभी तक लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ। तो सर 11 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे और वो ऐड बैक कर देंगे। तो सर लोन कितना था? 12 लाख का। 12 लाख का लोन है, इंटू 15% इंटू 11 मंथ डिवाइडेड बाई 12। तो सर 1,65,000 का जो इंटरेस्ट है वो हम क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि कार जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए ली गई है। ठीक है बेटा, ये भी हो गया। इसके बाद है डेप्रीसिएशन अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 4,50,000, बट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ सच डेप्रीसिएशन फॉलोइंग एडिशंस वाज नॉट कंसिडर्ड। वैसे तो डेप्रीसिएशन बोला है 4,50,000 है, लेकिन ये डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते टाइम कुछ गलतियां हैं। क्या है? मोटर कार परचेज की थी 3 लाख रुपए की फॉर सप्लाई ऑफ फिनिश गुड टू डीलर। सर एक 3 लाख रुपए की मोटर कार परचेज की थी जिसका डेप्रीसिएशन देना भूल गए, तो इसका डेप्रीसिएशन हम दे देते हैं। फुल ईयर का डेप्रीसिएशन 15% की रेट, 3 लाख का 15%, तो ये 45,000 और प्लस कर देंगे। ठीक है बेटा, ये हमने कर दिया। फुल रेट की रेट क्यों? क्योंकि ये मोर देन 180 डेज है पुट टू यूज़। हो गया ये भी। तो ये कितना हो गया? 4,95,000 का डेप्रीसिएशन हो गया। सर आपने बोला था एडिशनल डेप्रीसिएशन का ध्यान रखना। मोटर व्हीकल पे एडिशनल मिलता नहीं है, बाकी कोई व्हीकल मुझे लग नहीं रहा खरीदा है, तो अभी के लिए तो 495 लिख लेते हैं, माइनस 4,95,000 का डेप्रीसिएशन। बाद में देख लेंगे अगर कुछ होगा तो। आगे है, an asset was purchased for ₹6 lakh in 2021 for conducting scientific research. The deduction was claimed under section 35. 4 लाख की कोई तो 6 लाख की एसेट खरीदी थी जो उस टाइम पे डिडक्शन ले लिया। अब बेटा द असेट वॉज सोल्ड फॉर ₹4 lakh, करंट ईयर में 4 लाख में बेच दी, और डेप्रीसिएशन जो भी है उसमें लॉस हुआ है 2 लाख रुपए का, क्योंकि बेटा अपन ने खरीदी थी 6 लाख रुपए की, बेच दी 4 लाख रुपए में, तो 2 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो लॉस का ट्रीटमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके, हम उसको एड बैक कर चुके। 4 लाख का क्या होगा बेटा? एक बार मैं कंफर्म कर रहा हूँ, आप बच्चों को याद होगा क्या कि अगर साइंटिफिक रिसर्च की असेट बेची है तो उस केस में अगर आपने उसके ऊपर डिडक्शन लिया था तो जितने भी रुपए में आप बेचोगे वो आपकी इनकम बन जाती है पीजीबीपी की। वो आपकी क्या बन जाती है बेटा? इनकम बन जाती है पीजीबीपी हेड की। ठीक है, एक बार जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। यस, साइंटिफिक रिसर्च की एसेट अगर आपने ट्रांसफ़र की, सेल की, तो वो पीजीबीपी हेड की इनकम बन जाती है। तो सर ये 4 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाएगी, ये 4 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाएगी। सर जो लॉस था वो मैंने एड बैक कर दिया था, और ये 4 लाख रुपए की मेरी इनकम बन जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए जी, ये ऊपर वाला भी हो गया। अब चलते हैं अगला। एक सेकेंड, 4 लाख रुपए की इनकम बन जाएगी और 2 लाख रुपए क्योंकि मैंने माइनस किया हुआ था इसलिए एड बैक कर दिया। करेक्ट है, करेक्ट है। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ 175 पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35। सर कुछ तो यहाँ पे बेटा, हाँ यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस में 1,75,000 है जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को दिया था, 35 में अप्रूव्ड है। आउट ऑफ 175, 50,000 वो यूटिलाइज टुवर्ड्स द परचेज ऑफ लैंड। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई? हमने तो डोनेट किया है ना, हमने तो डोनेट किया है, तो डोनेशन तो पूरा ही अलाउड है, तो 175 पूरा अलाउड है अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम लेता। लेकिन ये तो बेटा न्यू टैक्स रिजीम ले रहा है, अगर न्यू टैक्स रिजीम ले रहा है तो कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ये 175 को हम वापस से एडबैक कर देंगे क्योंकि ये खर्चा आपका अलाउड नहीं है। 175 को एडबैक कर देंगे क्योंकि ये खर्चा अलाउड नहीं है।
इसलिए हमने ऐड बैक कर दिया। क्यों अलाउड नहीं है सर? इसका डिडक्शन मिलेगा क्या 35 में? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में पे कर रहा है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में ही साइंटिफिक रिसर्च के डोनेशन का डिडक्शन अलाउड है। ये भी हो गया। ही रिसीव्ड ₹3 लाख फ्रॉम ए डेटर विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन 1819। ठीक है, हमने इसको इनकम मानी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। द अमाउंट ड्यू ऑफ द डेटर वॉज 5 लाख। उस टाइम पे 5 लाख रुपए का डेटर था। आउट ऑफ विच टैक्स ऑफिसर हैड ओनली अलाउड 3 लाख। 5 लाख का हमने क्लेम किया था, जिसमें से 3 लाख ही अलाउ किए थे। तो सर यानी कि 2 लाख रुपए उस साल में अलाउ नहीं हुए थे, तो 2 लाख रुपए इस बार इनकम भी नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पे बेटा पूरे के पूरे 3 लाख रुपए लिखे हुए थे, हम 2 लाख रुपए कम कर देंगे, 2 लाख रुपए कम कर देंगे। हो गया अपना आंसर कंप्लीट, हो गया अपना आंसर कंप्लीट। सर कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पूछा क्या था बेटा? पूछा है अपने से टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी दोनों चीज़ें पूछी है। अब अपन केवल ये देख लेते हैं कि कोई अपना न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन है क्या? नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन भी नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बस टोटल करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। केवल टोटल करना है और कुछ भी नहीं करना है बेटा। आराम से टोटल करेंगे। 53,74,500 प्लस 6,17,000 प्लस 2 लाख माइनस 31,500 माइनस 161,111 प्लस 173,111 प्लस 16,000 प्लस 2,72,000 प्लस 165 प्लस 4,95,000 प्लस 4 लाख प्लस 175 माइनस 2 लाख। ये माइनस इसलिए किया क्योंकि ये पूरी की पूरी इनकम मानी गई थी, जबकि 2 लाख को इनकम नहीं मानेंगे। और ये आ गया 45,000। ये मेरा आंसर आ गया है। देख लेते हैं आंसर सही है ना। अगर आंसर सही होगा तो भैया बहुत ही अच्छा एंड हुआ है लेक्चर। यहाँ से हमने स्टार्ट किया वगैरह 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 वगैरह, करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। कुछ तो गलती हो गई है, एक छोटी सी गलती हो गई है। ये आंसर मैच हो रहा है, ये आंसर मैच नहीं हो रहा है। कोई एक गलती रह गई है अपनी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कितनी गलती रह गई है पहले गलती देख लेते हैं। कुछ तो मिस कर दिया है मैंने। 8,67,000 का कुछ मिस कर दिया है। डेप्रिसिएशन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डेप्रिसिएशन एज़ पर बुक ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। सेल प्रोसीड ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। लॉस को भी ऐड कर दिया, ये भी ठीक है। ठीक है बेटा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन 180 आया था ना अपना भी। 12 लाख का लोन था, 15% की रेट थी, बट 11 महीने का लोन था ना बेटा। 11 महीने का लोन था ना। एक सेकंड रुकना बेटा। लोन तो 1 मई को लिया था या 1 अप्रैल को लिया था? मैंने कुछ गलत पढ़ लिया क्या? जो लोन लिया था, अच्छा 2022, शिट 2022 का लोन था, तो यहाँ पे 165 नहीं 180 आएगा। आप बच्चे को तो समझ आ गया होगा कि सर डेट गलत पढ़ लिया आपने। तो यहाँ पे बेटा और प्लस हो गया कितना? 15,000 और प्लस हो गया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया 75। पहले कितना था? इसमें 15,000 और प्लस कर दो। 75 10,000। चलो अब देखते हैं गलती क्या है। मुझे लग रही है कैलकुलेशन मिस्टेक ही निकलेगी फाइनली। चलो जी वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये भी सही था। वीआरएस में 272 ही किया था अपन ने एडबैक। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 16,000 डिसअलाउ किया था। अंडर वैल्यू भी 120 ही आया था। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ही है। देखते हैं, रुको क्या गलती की है अपन ने। लेट्स सी। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है?
ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 31,500 क्या था बेटा? हाँ ये भी ठीक है। 16,000 भी ठीक था, 272 भी ठीक था, 180 भी ठीक है, 495 भी ठीक है, 4 लाख भी ठीक है, 175 ये क्या था? डोनेशन नॉट अलाउड, ये भी ठीक है। कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई है। तो इन दोनों का मुझे नहीं समझ आया कि ये मेरा कहाँ गलत है। 173 111 माइनस 161 111, 12,000 रुपये का डिफरेंस है ये। ठीक है। चलो वापस से कैलकुलेशन करते हैं। 53,74,500 प्लस 6,17,000 प्लस 2,00,000 माइनस 31,500, ठीक है, प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 2,72,000 प्लस 1,80,000 माइनस 4,95,000 प्लस 4,00,000 प्लस 175 माइनस 2,00,000। मुझे पता था कैलकुलेशन मिस्टेक ही निकलेगी। 65,20। आप एग्ज़ाम में डबल चेक करके आना है ना। 65,20,000 इज़ दी आंसर। यही आ रहा था। एक छोटी सी मिस्टेक और है। यहाँ पे मेरी मिस्टेक है या आईसीआई का मिस्टेक है? 1558 माइनस 10 लाख डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आईसीआई का मिस्टेक है बेटा। यहाँ पे आईसीआई ने गलती से 1,20,000 टाइप कर दिया। इट शुड हैव बीन 12,000। इट शुड हैव बीन 12,000। ये आईसीआई का मिस्टेक है। इंस्टेड ऑफ 1,20,000 इट शुड हैव बीन 12,000। तो अपना जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। ये आंसर गलत है, ठीक है, ये आंसर गलत है। अपना जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। अपना आंसर कितना आ रहा है बेटा? अपना आंसर आ रहा है 65,20, ये बिल्कुल सही है। एंड इसके बाद कैजुअल इनकम आ जाएगी एंड अकॉर्डिंगली अपना टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। ये टैक्स लाइबिलिटी भी गलत ही होगा क्योंकि इनका आंसर ही गलत है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको एमटीपी के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। कंप्लीट आरटीपी एमटीपी वगैरह सब आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़रूर कमेंट में लिखिएगा हक से सीए, बताइएगा ये आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।